आज हम एक प्रॉब्लम जो कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि अ कंटेनर विद अ वॉल्यूम ऑफ 0.01 मीटर क्यूब contains 1.5 multiplied by 10 to the raised power 23 molecules of ideal gas. The gas is at a temperature of 300 Kelvin and each molecule has a mass of 4.65 multiplied by 10 to the raised power minus 26 kilogram. Using kinetic interpretation of pressure, calculate pressure exerted on walls of container and verify that the pressure satisfies ideal gas equation for the situation. यानी कि हमारे पास एक इस तरह का कंटेनर है जिसमें जो गैस पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं। इस कंटेनर को हम चले यहाँ पर क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज्ड कंटेनर है और इसमें हमारे पास ये जो है ये असल में गैस पार्टिकल्स हैं और ये गैस पार्टिकल्स भी कौन से हैं? आइडियल गैस। आइडियल गैस की खास बात ये होती है कि इसके पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स लार्ज होता है। तो अभी जो कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम है वो दिया गया है जो कि 0.01 मीटर क्यूब है और इसमें आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि पार्टिकल्स हैं किसके? किसी आइडियल गैस के। और इस गैस का जो टेम्परेचर है जो कि असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है उसको कहते हैं, वो 300 केल्विन है। और हर जो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है उसका मास 4.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 26 किलोग्राम है। हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर का इस्तेमाल करके ये बताना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये असल में क्या कर रहे होंगे कि जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ टकरा रहे होंगे, उसकी वजह से प्रेशर बनेगा। तो वो प्रेशर कितना ये लगा रहे होंगे वो मालूम करना है। उसके साथ साथ ये देखना है कि जो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे जो गैस पार्टिकल्स वॉल्व ऑफ द कंटेनर पर लगा रहे होंगे वो असल में आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, उसको वेरीफाई करना है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास वो ये है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो असल में हमारे पास बराबर होता है N टाइम्स R, जबकि यहाँ पर आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट है, जबकि जो T है वो टेम्परेचर है। और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये हमारे पास आइडियल गैस के जो लॉज हैं उनको कंबाइन करके हासिल होती है। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर का मतलब असल में ये है कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और रैंडमली मूव करने की वजह से ये असल में पार्टिकल्स क्या करते हैं? वॉल्स ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करते हैं। जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करते हैं तो ये फोर्स लगाते हैं वॉल्स के एरिया पर। और ये चूंकि एक पार्टिकल नहीं होता बल्कि लातादाद या आपके पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं कि वो टकरा रहे होते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, तो वो जो फोर्स लगा रहे होते हैं इस वॉल ऑफ द कंटेनर के एरिया पे उसी को असल में हम प्रेशर कहते हैं और यही असल में एक्चुअली हमारे पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर कहलाती है। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर के मुताबिक हम जो प्रेशर P है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से जो कि था असल में 1/3 जो कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, N जो कि असल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें गिवन है यहाँ पर गिवन डेटा में भी हमारे पास, M जो कि मास है एक सिंगल मॉलिक्यूल का, उसके साथ साथ जो आपके पास एवरेज स्पीड है उसके स्क्वायर का मीन। तो आपके पास यहाँ पर इसको v स्क्वायर को असल में हम क्या कह रहे हैं? स्पीड का स्क्वायर लेना है और उसका जो मीन लेना है वो असल में ये है डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम लार्ज होगा असल में प्रेशर उतना कम लगेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तो जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल अगर बढ़ेगा तो आपके पास जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज करेगा। इसी तरह आपके पास मीन स्क्वायर स्पीड अगर बढ़ेगी तो प्रेशर भी क्या करेगा? वो बढ़ेगा। हम मीन यहाँ पर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास असल में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो हर एक पार्टिकल की जो स्पीड है उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, तो फिर हम एवरेज की बात करते हैं। जबकि मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब यह है कि सबसे पहले स्पीड का स्क्वायर लें और फिर उसकी क्या ले लें? एवरेज ले लें। अब हम इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और प्रेशर की वैल्यू को क्या कर लेंगे? वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, जिसको मैं यहाँ पर ग्रीन से टिक लगाता हूँ वो ये है असल में। इसी तरह जो सिंगल मॉलिक्यूल है उसको मैं इधर येलो से टिक लगा रहा हूँ और वो यहाँ से इसको मैं येलो से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मास है सिंगल मॉलिक्यूल का। जबकि जो वॉल्यूम V है उसको हम चलें एक इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया गया? 0.01 मीटर क्यूब। अब सवाल ये है कि हमें यहाँ पर मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए ना, वो जो मीन स्क्वायर स्पीड है वो असल में हमारे पास कैलकुलेट होगी किससे? टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? ये असल में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स होता है। तो जो मीन स्क्वायर स्पीड का एक्सप्रेशन है हमारे पास वो एक्चुअली होता है v स्क्वायर जो है वो एक्चुअली बराबर होता है 3 टाइम्स kBT। kB जो कि आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि एक फिक्स नंबर है, जबकि T जो है वो टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय मास आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट के बी है उसकी वैल्यू होती है 1.38, तो यहाँ पे 1.38 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -23, और उसके साथ साथ टेम्परेचर T जो कि कितना है 300 केल्विन, तो 300 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास m जो कि मैस है सिंगल मॉलिक्यूल का, और वो कितना है, वो एक्चुअली है 4.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -26। तो जो मीन स्क्वायर स्पीड है उसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1.38 के साथ, तो 1.38, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 300, तो यहाँ पे 300 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, 4.65 के साथ। तो हमारे पास जो है वो नंबर इसका जो निकल कर आ रहा है वो एक्चुअली आ रहा है 267। चूंकि यहाँ पे ये 9 है तो राउंड ऑफ होकर इधर क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जो मीन स्क्वायर स्पीड है वो एक्चुअली है 267.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये -26 है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो बेस है ये नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी तो असल में पॉजिटिव हो जाएगी। इन दोनों की बेसिस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 26 क्या आ जाएगा, -3, 26 माइनस जो 23 है वो एक्चुअली हमारे पास होता है 3। तो हमारे पास जो स्पीड निकल कर आएगी वो असल में इधर यहाँ पर मैं इसको मिटा के अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, और साथ क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि हमने मीन स्क्वायर स्पीड निकाल ली है, अब इसकी वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, बाकी तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, और जो प्रेशर है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो जो P है एक्चुअली वो आ जाएगा 1/3। N की जो वैल्यू है जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 23। फिर m हम जो कि मैस है सिंगल पार्टिकल का, सिंगल मॉलिक्यूल का, वो कितना है 4.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -26। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -26, और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो मीन स्क्वायर स्पीड है ये वाली, ये आ जाएगी जो कि कितनी निकल कर आई, 267.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 3 मीटर पर सेकेंड। जबकि डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, वो एक्चुअली वॉल्यूम आ जाएगा, जबकि वॉल्यूम कितना दिया गया है वो एक्चुअली इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो अभी 0.01 मीटर क्यूब है। तो हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01। तो जो प्रेशर है P हमारे पास वो आ जाएगा एक्चुअली, ये जो 3 है ये असल में 0.01 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से 0.01। फिर 10 की जो पावर वाले टर्म्स हैं हम उनको इकट्ठा कर लें, उनका नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर देख रहे हैं क्या है, 1.5। तो हम 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.65 के साथ, और फिर उसको ज़रब देंगे हम एक्चुअली आपके पास 267.1 के साथ। तो आपके पास यहाँ पर 267.1, तो इसका जवाब क्या आ गया है हमारे पास 1863.0225 आ रहा। तो हम इसको एक डेसिमल तक अगर रखते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ एग्जैक्टली 1863 आएगा। तो 1863 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 10 वाली पावर को, टर्म्स वाली को देखें अगर आप, तो 10 टू द रेज पावर ये 23, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई रहें, बेसिस सेम, तो पावर ऐड -26 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 3। 23 प्लस 3 कितना होता है 26, 26 माइनस 26 कितना होता है 0। तो आपके पास जो बात काबिल गौर है यहाँ पर, किसी भी नंबर की जो पावर हो अगर 0 हो तो वो आंसर क्या होता है 1। तो जो 10 की पावर 0 होगी उसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है ये सारा कुछ ऐसे में यहाँ पर क्या दे देगा आपको मिला के, ये एक्चुअली 1 दे देगा। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम सिर्फ ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और हमारे पास प्रेशर जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो हम इसको क्लियर करते हैं, और अब आ जाएगा हमारे पास 1863 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 3, और फिर इसका आंसर जो भी आया और उसको डिवाइड कर देना फर्दर किसके साथ 0.01 के साथ। तो जवाब हमारे पास आ गया 62,100। तो जो प्रेशर निकल कर आया है वो एक्चुअली 62,100 पास्कल निकल कर आया है। ये तो वो प्रेशर है जो कि हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से कैलकुलेट किया है। अब हम जो आइडियल गैस इक्वेशन है उससे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम इधर V मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जो P है हमारे पास वो असल में आ जाएगा P इज इक्वल टू
nRT आवर V। जबकि यहाँ पर जो n है ये असल में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जो कि एक्चुअली n से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारी आइडियल गैस के। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास हमारे गिवन प्रॉब्लम के वो एक्चुअली कितने हैं, वो असल में हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, जबकि एक एवोगैड्रोस नंबर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। ये 10 टू द पावर 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो n की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 6.02। इसको भी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे दोबारा भी कैलकुलेशन करनी है, तो इसमें पुट करके फिर एक दफ़ा इकट्ठी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो जो p है हमारे पास वो आ जाएगा, n की जगह हमारे पास उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। r जबकि एक जनरल गैस कांस्टेंट है, इस लाइन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पर। अब r जो है वो एक जनरल गैस कांस्टेंट है जो कि असल में इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.31 यहाँ पर आ जाएगा, जिसका यूनिट होता है जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद जो टेम्परेचर दिया गया है हमें वो कितना है, वो 300 केल्विन है, तो टेम्परेचर पुट करेंगे। डिवीजन में हमारे पास वॉल्यूम है, जो कि वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम एक्चुअली आपके पास 0.01 दिया गया था। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर पर और हमारे पास प्रेशर निकल कर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 8.31, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्चुअली 300। तो आपके पास इसका जो आंसर है वो 3739 है। इसको डिवाइड करना है हमने किसके साथ, 6.02 के साथ, और उसके बाद फर्दर इसको डिवाइड करना है हमने 0.01 के साथ। तो आपके पास जो टोटल जवाब मिलाकर आ रहा है वो 62,117.9 है। तो यहाँ पर हमारे पास 62,117.9 पास्कल है। अब अगर आप ये गौर करें, ये जो प्रेशर जो कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट किया है वो असल में लगभग है आपके पास जो प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर से, जो कि 62,100 पास्कल निकल कर आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल गैस लॉस हैं वो असल में उनसे जो आइडियल गैस इक्वेशन हासिल हो रही है वो कंसिस्टेंट है आपके पास जो माइक्रोस्कोपिक यानी कि पार्टिकल्स लेवल पर जो हम डिस्क्रिप्शन बताते हैं गैसेस की उससे। और यहाँ पर वो जो डिस्क्रिप्शन अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो असल में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर थी। कोई बहुत मेजर गैप इनकी दोनों की कैलकुलेशन में नहीं है। ये 62,100 पास्कल है, जबकि आपके पास ये जो प्रेशर है वो 62,117.9 पास्कल है। तो लगभग एक दूसरे के तकरीबन इक्वल ही हैं, इसी वजह से इनको मैं कंसिस्टेंट कह रहा हूँ। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर पर मबनी था उसको सॉल्व किया।